बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज STLC। और ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं कि जी STLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजी है। अब देखते हैं कि इस मेथोडोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखेंगे, STLC का ओवरव्यू कि व्हाट इज STLC, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ STLC और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो चीज़। नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ STLC। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, ठीक है, इस मेथोडोलॉजी या इस टेक्निक के अंदर कितने फेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसकी स्ट्रेंथ्स यानी इसके एडवांटेजेस और इसकी वीकनेस यानी इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इस टेक्निक के या इस मॉडल के। अच्छा, इसका हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि STLC एक्चुअल में है क्या। इट स्टैंड्स फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पे वो डिस्कस ये कर रहा है कि एक ऐसी टेक्निक या ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। जाहिर सी बात, अब एक बंदा मेरे पास मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट लेके आया, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, बल्कि मल्टीपल लोगों का काम है, और हर एक का जो है अलग अलग टास्क असाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके किया जाता है, ताकि जो है वो मतलब एक एक्यूरेट वे में हमारे पास बन सके। अगर इसको फर्दर हम डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ फ्रेमवर्क that describes the activities performed at each stage of the project development. This methodology is used by the software industry to design and develop high quality software that meets the customer expectations within time and budget. अब वो कह रहे हैं ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हर स्टेप पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट, हर स्टेप पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उसका हम हर एक स्टेप पे उसको हम देख सकते हैं इस स्टेप पे क्या हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये मेथोडोलॉजी यूज करती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मींस के जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जब उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं तो वो मतलब इस मेथोडोलॉजी को, इस टेक्निक को यूज करते हैं, ताकि वो मतलब कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है या जो उसने जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो एक एफिशिएंट वे में डिज़ाइन और डेवलप कर सकें, जो कि कस्टमर्स के बजट को भी मीट करता हो, और ठीक है, और जो उसने डेडलाइन दी है यानी इस टाइम के अंदर मुझे ये चाहिए, उसको भी वो क्या करे, कवर अप करे। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है जी, ये जरूरी क्यों है? ये एक मतलब बड़ी एक किसी ने अच्छी एग्जांपल दी है कि STLC की नीड क्यों हमें होती है। असल में वजह ये है कि जब एक क्लाइंट किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाता है, ठीक है, उसके वो CEO से मिलता है, उसे बताता है कि सर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस या प्रॉपर जो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताता, देन क्या होगा, इस किस्म के रिजल्ट हमारे पास सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि कस्टमर ने एक्सप्लेन किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट का लीडर है उसे समझ आया कि कस्टमर ये कह रहा है, ठीक है, कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, और जब वो इंजीनियर के पास जाती है या किसी डेवलपर के पास जाती है तो वो डिज़ाइनिंग ऐसी कर देता है। ठीक है, और डिज़ाइनिंग के बाद जब कोडिंग की बारी आती है, प्रोग्रामर के पास जब जाता है तो प्रोग्रामर जो है उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से कर देता है। और नेक्स्ट जो मतलब हमारे पास जो मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो इसको एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट, हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, और जब एक्चुअल में फिर उसके बाद आप ये देखें, इन दोनों को छोड़ दें, ये देखें कस्टमर से फिर बिल कैसे लिया जाता है, यानी पहले उससे कॉस्ट ली गई, ठीक है, फिर दोबारा जैसे जैसे अगले स्टेप पे जा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आप इतनी कॉस्ट दे दें, आप इतनी कॉस्ट दे दें, आप इतने एक्सपेंसेस लगेंगे, आप इतने एक्सपेंसेस लगेंगे। ठीक है, यानी प्रॉपर उसको एक ही बार शुरू में एनालिसिस करके कैलकुलेशन नहीं करके बताएगी। ठीक है, जहां जहां उनको जरूरत पड़ी उन्होंने कस्टमर से बिल लिया, उसकी पेमेंट ली। इससे क्या होगा, कस्टमर इरिटेट होगा और कहेगा कि ये मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, और इन द एंड पता चलता है कि हमारे पास कस्टमर को चाहिए तो ये था, और डिजाइन क्या हुआ, ये और ये। सो दिस इज सो इसलिए जो है ये क्या है, STLC जो टेक्निक है यूज की जाती है ताकि हर एक स्टेप पे हम प्रॉपरली और एफिशिएंटली जो है ना उस सिस्टम को डिजाइन करें,
विदाउट एनी मतलब इस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस किए बगैर। नेक्स्ट SDLC के फेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेजर फेजेस हैं? सबसे पहला फेज है जी प्लानिंग का, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ये 6 मेजर फेजेस हैं, यानी ये 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको आपने मतलब कि फॉलो अप करना है ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा मैंने लिखा है, अब ये आपके मतलब बुक में जिस तरह पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, सेम एज इट मैंने वहाँ से लिखा है कि सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग। इसे इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं और प्लानिंग भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास सिस्टम एनालिसिस, तीसरा है सिस्टम डिजाइन, चौथा है सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। और यही डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनाई गई, ठीक है। इसको और एक और चीज आपको यहाँ बताता चलता हूँ, इसे कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। क्या कहते हैं? वाटरफॉल मॉडल। SDLC के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और एजाइल मॉडल, और एक दो और भी है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन या प्लानिंग है, इस फेज में क्या होता है? अब एक एक फेज को हम इन द डिटेल डिस्कस करेंगे। इस फेज में क्या होता है? इट इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेज यूज्ड टू कंडक्ट इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम। एक्चुअल में ये सबसे क्रूशियल स्टेज है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या चीज़ बनानी है और कैसे बनानी है, ठीक है, और फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम, और मतलब उससे हम चेक करते हैं उस पर कितना बजट लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता क्या है? सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस सिस्टम, हमें सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है। इट मींस कि जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो हमने ओवरकम करनी है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिजाइनिंग अ न्यू सिस्टम। सेकंड पे है सिस्टम स्कोप। स्कोप में क्या चीज आता है? स्पेसिफाइज प्रोजेक्ट गोल्स कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। हमें जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उससे हमें क्या हासिल होगा, हमारा गोल क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है, कॉस्ट, उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, एंड डेडलाइंस। डेडलाइन मींस कि विद इन टाइम, डेडलाइन होती है मतलब एक यूजर की तरफ से दी जाती है कि मुझे इस टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो क्या वो डेडलाइन मीट हो रही है कि नहीं हो रही। अल्टरनेट सोल्यूशन। अल्टरनेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर देखें किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे पास, प्रोग्रामर के पास, या जो भी उसकी मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं उस टीम के पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए, सो दैट कि वो अगर वो मेथोडोलॉजी काम नहीं कर रही तो उसका अल्टरनेट यानी मुतबादल कोई रास्ता इख्तियार कर ले, जो मुतबादल कोई टेक्निक यूज कर ले, सो दैट वो प्रोजेक्ट वहां पे रुके नहीं, ठीक है। सेकंड इज द फिजिबिलिटी स्टडी, लास्ट वन, feasibility study to determine whether system is feasible, affordable or acceptable. feasible means कि जो हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं क्या वो रिलायबल भी है, ठीक है। affordable क्या वो हमारे बजट रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड लास्ट वन इज acceptable. acceptable means कि जब हम उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे either the public और द जो हमारा मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो इसको एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं करता। समझ आ रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट है जी सिस्टम एनालिसिस। This is the second phase of the SDLC. Current system is studied in detail to find out how system works and how it can be improved. अब इसमें क्या होता है, इस पूरे सिस्टम को हम डिटेल स्टडी करते हैं कि ये काम कैसे करेगा, और अगर इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। इसके अंदर एनालिसिस के अंदर जो है दो मेन पॉइंट्स हैं, नीड एनालिसिस, आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मीन हम यानी हमारे पास जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसका हम जायजा लेंगे कि क्या क्या हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, सही है। कंसिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स डेवलपर्स एंड यूजर्स, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर दोनों साइड की, कस्टमर की भी और जो डेवलपर है उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स होगी। यानी डेवलपर कहता है कि ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, सो आई नीड दिस बजट, ठीक है। और एंड यूजर कहता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यानी आपका जो सिस्टम आप डिजाइन करेंगे वो ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता हो, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ की रिक्वायरमेंट्स हम इस नीड एनालिसिस के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट इज डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स। अब डाटा गैदर करना है, जाहिर सी बात, आप नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं
तो आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो जो प्रीवियस बना उसमें क्या क्या चीज़ें थी, अब जो नया बनने वाला है उसमें क्या चीज़ें होंगी। अब हम डाटा गैदर कैसे करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, सबसे पहले हम करेंगे रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो पुराना प्रोजेक्ट बना हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इंटरव्यूइंग, जिसने वो बनाया हम उसके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, या फिर हम कस्टमर के साथ इंटरव्यू रखेंगे, उससे पूछेंगे कि यार आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका जो पुराना सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, अब आपको क्या क्या फीचर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। क्वेश्चनरीज सेम वही चीज़, आप पब्लिक से क्वेश्चन करेंगे, मार्केट ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, कि आइदर इस चीज़ की नीड है कि नहीं। ऑब्वियसली आप एक सिस्टम या एक लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में, कल का नाम वो फ्लॉप हो जाए, देन इतना बजट लगाया तो फिर तो वो आपका नुकसान हो गया ना, ठीक है। और लास्ट पे ऑब्जर्वेशन आपकी अपनी, आप मुख्तलिफ जगह देखते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका मतलब स्कोप कितना है, ठीक है, उसका मतलब फ़ायदा कितना हो रहा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो दैट्स व्हाई ऑब्जर्वेशन भी इस डाटा गैदर टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट फेज। और लास्ट वन है एनालिसिस रिपोर्ट, अभी वो सेकंड फेज जा रहा है, सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस रिपोर्ट में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सिस्टम एनालिसिस। जब हमने सारा एनालिसिस कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लिया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनानी है आपको, उस पूरी के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। सबमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट फॉर रिव्यू। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वो रिपोर्ट बना के अपनी जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको आपने सबमिट करवा देनी है। इट मस्ट कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट सिस्टम। अब उस रिपोर्ट के अंदर होना क्या चाहिए, पूरे करंट सिस्टम की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, पूरी मुकम्मल डिटेल। प्रॉब्लम्स ऑफ करंट सिस्टम, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं आपने शुरू में बताना है। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपने उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड रिकमेंडेशंस फॉर न्यू सिस्टम, और फिर खुद से रिकमेंड भी करना है कि देखें अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर ये चेंजेस की जाए, तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट होती है इन द एंड ऑफ सिस्टम एनालिसिस, जो कि आपने टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करवानी होती है। नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ एसडीएलसी, ठीक है। अब इसमें दो किस्म के डिजाइन होते हैं, एक होता है फिजिकल डिजाइन एंड सेकंड वन इज लॉजिकल डिजाइन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, रिक्वायरमेंट्स भी आ गई, डाटा भी गैदर कर लिया, अब हम डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं, यानी उसको अमल में ला रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं जी लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन डिस्क्राइब जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज, कि ये जो हमारा सिस्टम है, फंक्शनल कैपेबिलिटीज मीन कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करने का कैपेबल है, यानी क्या क्या चीज या क्या क्या टास्क ये परफॉर्म करने के काबिल है, ठीक है, यानी कौन सी फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा। केस टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड। केस टूल्स मीन कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर टूल्स आर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने एग्जांपल है, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों की एक्सेस, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, चेक अटेंडेंस, चेक टाइम टेबल। एक मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अटेंडेंस होगी, टाइम टेबल होगा, ग्रेड्स होंगे, स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट होता है, अपडेट अटेंडेंस और अपडेट ग्रेड्स। अब देखें, जो स्टूडेंट की एक्सेस में चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है, स्टूडेंट अपना टाइम टेबल भी चेक कर सकता है, स्टूडेंट ग्रेड्स भी चेक कर सकता है, लेकिन टीचर के पास हर एक चीज़ की एक्सेस है। स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस अपडेट नहीं कर सकता, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट है, वो अगर टीचर चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। यानी देखिए, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, जबकि टीचर का इसके साथ लिंकेज है। इसी तरह स्टूडेंट अपने ग्रेड्स भी अपग्रेड नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी भी किसके पास है, टीचर के पास है। तो इसको ऐसे समझें कि ये कस्टमर साइड है और ये कौन सी साइड है, डेवलपर साइड है, ठीक है। डेवलपर के पास हर एक चीज़ की एक्सेस है, लेकिन उसने कस्टमर को सिर्फ चंद चीज़ों की एक्सेस दी है जो उसने यूज़ करनी है। बाकी मिसाल के तौर पे ये प्रोग्रामिंग साइड है, उसका वो सोर्स कोड से नहीं देगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, समझ आ रही है। इसे कहते हैं लॉजिकल डिज़ाइन, यानी एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे जिसमें हम स्टेप वाइज देखेंगे कि नेक्स्ट आगे करना क्या। और ये हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन का दूसरा जो डिज़ाइन है वो है फिजिकल डिज़ाइन। अब ये
defines how proposed system will deliver the capabilities specified in logical design. जो हमने लॉजिकल डिजाइन प्रीवियसली पिछले स्लाइड में देखा जो बनाया है, ठीक है, वो ये जो सिस्टम है ये उसकी कैपेबिलिटीज को डिलीवर करेगा, ठीक है, कि वो जो सिस्टम है ये चीज करने के कैपेबल है, ठीक है। फोकस ऑन हाउ डेटा इज एंटर्ड, डेटा कैसे एंटर करना है इनटू सिस्टम, वेरीफाई, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है और उसको आउटपुट में डिस्प्ले कैसे करना है। समझ आ रही है? बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक्स। इन केस आपका जाहिर सी बात है ये सिस्टम में मशीनरी है, डाटा लॉस भी हो सकता है, डाटा डिलीट भी हो सकता है, अनइंटेंशनली कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास उसका बैकअप भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और ताकि हम उस डाटा को रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है ये सिस्टम कोडिंग। अब जो हमने वो डिजाइन बनाए फिजिकल एंड लॉजिकल, ये डिजाइन हम देंगे कोडर को, ठीक है, जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडिंग करता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डेवलपर स्टार्ट बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड। आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उसी कोई एक लैंग्वेज डेवलपर सेलेक्ट करेगा जिसमें वो मतलब समझता है कि इसमें मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट वे में ये डेवलप हो सकता है सिस्टम, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट की, उस सिस्टम की सारी कोडिंग करेगा, ठीक है, और उसको मतलब डिफरेंट यूनिट्स और मॉड्यूल्स में, जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में सारा प्रोजेक्ट बना दे, नो, उस पूरे प्रोग्रामिंग की, उस कोडिंग के डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिकली ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी यूनिट्स और मॉड्यूल्स पार्ट्स बनेंगे, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम शुरू में डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। और इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा फेज है क्योंकि सारे का सारा काम प्रोग्रामिंग के ही है, ऑब्वियसली उस बैक एंड पे है तो प्रोग्रामिंग ही ना उस पूरे सिस्टम के। नेक्स्ट इज सिस्टम टेस्टिंग, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स। प्रोग्रामिंग हो गई, अब देखते हैं आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद आप कंपाइल करते हैं तो आपको क्या होता है, एरर्स जनरेट होके नजर आते हैं, यानी आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही है, अब इतना लंबा प्रोग्राम होगा, इतनी लंबी प्रोग्रामिंग या इतनी लंबी कोडिंग होगी, ऑब्वियसली उसकी फिर टेस्टिंग का एक अलग फेज रखा गया, ठीक है। अब टेस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि उसके अंदर जो एरर्स हैं या बग्स हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। दो किस्म की टेस्टिंग है, नंबर वन इज यूनिट टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग या मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं, मींस कि हमने जो मॉड्यूल्स बनाए थे, प्रोग्रामर ने जो मॉड्यूल बनाए थे, उस हर एक मॉड्यूल का अलग अलग टेस्ट करना है, ठीक है। देन सेकंड वन इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मींस उन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करें, कंबाइन करके एज अ होल पूरे सिस्टम का टेस्ट करें, ठीक है। अगर इन केस तब भी कोई एरर रह गया तो फिर वो रिमूव हो जाए। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट हमारे पास है कि सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। टेस्टिंग, कोडिंग भी होगी, उसकी टेस्टिंग भी होगी, अब उसको इंप्लीमेंट यानी लॉन्च करने की बारी आ गई। समझ आ गई? सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड आफ्टर इट टेस्टिंग फेज, आल्सो नोन एज सिस्टम कन्वर्जन। इसको सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। अब जब टेस्टिंग कंप्लीट होगी तब ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, बगैर टेस्टिंग के मार्केट में या उस इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अब दो किस्म के कन्वर्जन है, नंबर वन इज पैरेलल कन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम्स आर ऑपरेटेड टुगेदर, ठीक है। जो हमारे पास पुराना सिस्टम था और जो हमने नया सिस्टम बनाया, दोनों को इकट्ठे चलाएंगे, दोनों को इकट्ठे ऑपरेट करेंगे। सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, ये जो है सबसे सेफ टाइप है किसकी, इंप्लीमेंटेशन की या कन्वर्जन की, ठीक है। ओल्ड सिस्टम इज यूज्ड अंटिल प्रॉब्लम्स इन न्यू सिस्टम वाज रिजॉल्व्ड। अब देखिए इकट्ठे चलाने का मकसद क्या है, ताकि नए सिस्टम के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं वो साथ साथ